बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि आपका शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना है, हो सकता है आप में से कुछ का जवाब हो कि अस्थियों, मांसपेशियों, रक्त तथा त्वचा से मिलकर बना है, या फिर कुछ का जवाब हो सकता है अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल सही। तो ये अंग, ऊतक तथा कोशिकाएं ये किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? ये बने हैं कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स तथा लिपिड्स से, जिन्हें हम जैव अणु कहते हैं। ये सभी पदार्थ कार्बनिक यौगिक हैं क्योंकि इनका प्रमुख घटक कार्बन होता है। और केवल आप और मैं ही नहीं, ये सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी कार्बनिक यौगिकों से ही निर्मित हैं। इसका मतलब हम इन कार्बनिक यौगिकों के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और जीवन ही क्यों, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पदार्थों यानी कि भोजन के अवयवों, कपड़ों, बहुलकों, ईंधनों, दवाइयों, यहाँ तक कि प्रसाधन सामग्रियों, सभी के घटक ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए अब मैं आपको कार्बनिक यौगिकों के इतिहास के बारे में बताती हूँ। कार्बनिक यौगिकों का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। 1780 के आसपास वैज्ञानिकों ने जंतु तथा पादपों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थों तथा खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाले अकार्बनिक पदार्थों को अलग अलग करना शुरू किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने। बर्जीलियस का ऐसा मानना था कि सजीवों में इन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स पाई जाती है, और चूंकि इस जीवन शक्ति को कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता, अतः कार्बनिक पदार्थों को कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता। और इस तरह सजीवों से प्राप्त होने के कारण रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता था उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया तथा बाकी के अन्य यौगिकों का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाने लगा। लेकिन 1828 में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोलर ने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट, जिसका सूत्र था NH4CNO, से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जिसका सूत्र था NH2CONH2 का संश्लेषण कर यह सिद्ध कर दिया कि इन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सन 1845 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोल्बे ने एसिटिक एसिड का संश्लेषण किया, जो कि अपने अवयवी तत्वों यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संश्लेषित होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। आगे चलकर 1856 में बर्थलोट नामक वैज्ञानिक ने कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा मीथेन का संश्लेषण कर यह बता दिया कि इन कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सकता है। और इन सब के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को एक नई परिभाषा दी गई। ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं तथा इनमें कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन जैसे तत्व उपस्थित रह सकते हैं। इन सब के आधार पर बहुत से ऐसे यौगिकों जिनमें कार्बन उपस्थित था उन्हें कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं रखा गया, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स इत्यादि। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, इसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है और ना ही ये किसी ऐसे यौगिक से व्युत्पन्न किया गया है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित था। दूसरी ओर यदि आप कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, या जिसे हम टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं, जिसका सूत्र है CCl4, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है
लेकिन यह एक ऐसे यौगिक से निर्मित है, मीथेन, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित थे, अर्थात यह हाइड्रोकार्बन से निर्मित हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध पाया जाता है, तथा दूसरे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित होते हैं। इन सब के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की एक आधुनिक परिभाषा दी गई है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन हैं अथवा हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न किए गए हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।